तो एक समय पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2022 के उपचुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढाया। आज आजमगढ़ में हम मौजूद हैं और आजमगढ़ की जनता से समझने की कोशिश करेंगे क्या आजमगढ़ के जो चुनावी मुद्दे हैं वो सॉल्व हुए या नहीं, या इस बार आजमगढ़ की जनता क्या कहती है। क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचा पाएगी, वापसी कर पाएगी, या बीजेपी जिसने समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहा दिया था 2022 के उपचुनाव में, क्या यहां से दिनेश लाल यादव एक बार फिर से चुनकर संसद पहुंचेंगे, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए तो यहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो मौजूदा सांसद हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर दिनेश लाल यादव के सामने धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं वो चुनावी मैदान में हैं। आज हम आजमगढ़ की जनता के साथ साथ जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आजमगढ़ की जनता जो है वो क्या कहती है। परिचय करा देते हैं आपका। मनीष मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से सगड़ी से विधायक हैं, अजीत राय हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, जगदीश राय हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी से मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है और साथ ही साथ जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही कि आखिर जिस तरीके से ये गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, और इस बार भी कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई जो इंडिया गठबंधन है वो नजर आ रही, कैसे पार पाया जाएगा? पहले तो एक चीज़ यह है कि समाजवादी का गढ़ कहने वाला समाजवादी का गढ़ नहीं है। शुरू से हिस्ट्री निकाल लीजिए, जितने पार्लियामेंट मेंबर हुए हैं 2-3 को छोड़ के अन्य दलों के, भारतीय जनता पार्टी 2009 में भी चुनाव जीती, 2022 में भी चुनाव जीती, लगातार यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ। तो गढ़ कहाँ कहा जाए? गढ़ तो वह है कि जो नहीं लगातार अगर देखा जाए यहाँ पर मुलायम सिंह यादव भी रहे, अखिलेश यादव भी रहे, 2 बार, एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव, सिर्फ उसके अलावा हाँ सपा के यहाँ पर विधायक की भी सभी के सभी सपा के ही हैं। सपा के विधायक यहाँ हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत चंद वोटों से चुनाव डिफीट की। चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी के पास मैं चलूंगा। कैसे अगर देखा जाए तो 22 में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा था, अखिलेश यादव ने एक कदम उठाया था कि उन्होंने कहा हम विधानसभा जाएंगे, एक बड़ा झटका लगा था, उसके बाद कैसे उस पर पार पाया जाएगा? क्या लगता है इस बार जनता साथ देगी? नहीं, 22 के उपचुनाव में अगर हमसे पूछेंगे तो वो जीत नहीं थी, वो एक्सीडेंटल जीत थी। ये तो जीत होती है भाई, एक्सीडेंटल, हमारे भाषा में बोल रहा हूँ, एक्सीडेंटल जीत थी। और आजमगढ़ समाजवादियों का था, है और रहेगा। इस बार कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं? इस बार देखा जा रहा है जो निर्णायक वोट बैंक होता है, गुड्डू जमाली का वोट बैंक, वो भी आपके साथ है? जी हाँ, बिल्कुल है, गुड्डू जमाली जी का है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे वोटर हम लोगों के साथ हो रहे हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता अपने मंचों से कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत में दिला दो, हम संविधान बदल देंगे। तो दलित समाज एक ऐसा समाज है कि संविधान के नाम पे अपनी जान भी दे सकता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से भी मौजूद हैं अजीत राय जी। अजीत राय जी, बीजेपी कह रही 400 पार, कैसे देखते हैं भैया? देखिए, 400 पार का जो नारा है अब शीर्ष मन से ये खत्म हो गया है, और हमको तो लगता है कि 150 पार हो जाना बहुत बड़ी बात होगी जी। अभी तक जो चुनाव हुए हैं जिन सीटों पर, यूपी में कितनी सीटें लग रही हैं? जमीनी सर्वे करें और मीडिया चरण चंबुक होकर न काम करे तो आंकड़े मीडिया पर तो सवाल उठाना बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। लग रहा है अभी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर, बीजेपी के जो प्रवक्ता मौजूद है उनसे मैंने तीखा सवाल नहीं किया, क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद मैं कहूंगा आपको। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर धरातल की रिपोर्टिंग हो तो रिजल्ट सबके सामने है, और आपने देखा होगा ये 400 पार का नारा गायब हो चुका है। चलिए ठीक है, हमारे साथ जगदीश राय जी मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। कैसा क्या लग रहा है चुनावी माहौल, कैसा क्या देखते हैं आप? जहाँ तक अभी साथी से आपने पूछा कि 400 पार का नारा है, यह उसी तरह जुमला है जिस तरह से 15-15 लाख लोगों को जेबों में देने का वादा किया गया था, और हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। तो ये भी एक चुनावी जुमला भी है। और यहाँ तो लड़ाई जो मुझे दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में, वह दूसरे तीसरे नंबर के लिए है। पहले नंबर पर तो जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो बहुत आगे है। चलिए ठीक है, जनता के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दे कितने सुलझे
कितने 2019 से 2022 तक सुलझे, 22 से 24 आ गया, कितने मुद्दे सुलझे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है भैया, युवाओं के जो मुद्दे हैं वो सुलझ पाए क्या? बिल्कुल सुलझ पाएंगे, क्योंकि जो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, जो आज पेपर लीक के मामले इतने लिखे जा रहे हैं कि हर कोई भी पेपर हो, जो नीट का पेपर लीक नहीं होता था वो भी लीक हो रहा है। पुलिस की वैकेंसी, जो माता पिता पैसे दे करके बच्चों को यूनिवर्सिटी इलाहाबाद भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो सारा का सारा पैसा बर्बाद जा रहा है, समय बर्बाद जा रहा है, उम्र निकल जा रही है और लोग बाहर जाकर कम पैसे तो क्या लग रहा है, क्या बीजेपी ने क्या किया, मतलब काम नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया। बीजेपी ने बस राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों को भटकाने का काम किया है और वही मुद्दा अब की बार जो है जनता बनाम भाजपा हो गया है और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता जीतेगी। चलिए ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है भैया, चुनावी मुद्दा क्या है इस बार, कौन से मुद्दों पर आजमगढ़ की जनता वोट करने जा रही है? अब ये तो जनता ही फैसला करेगी। आप जनता में आते हैं, आप कौन से मुद्दे वोट करना चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव इस बार जो है बहुत पचीला है और इस बार मुझे लग रहा है जहाँ तक कि इंडिया गठबंधन ही चुनाव इस बार निकालेगी, क्योंकि कि सभी लोग बहुत त्रास्त है इस भाजपा से। भाजपा एक अच्छी पार्टी है, लोगों के लिए काम भी बहुत अच्छा करता है, हमें उसमें कोई निसंदेह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सबका अपना एक मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए बहुत लोग इस चीज़ से बहुत ग्रस्त है कि कोई नई सरकार आए जिससे उनको रोजगार मिले ताकि अपने परिवार का पालन। ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन से मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है और फिर चलेंगे प्रतिनिधियों के पास। क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का आजमगढ़ का, कैसे देखते हैं? आजमगढ़ का चुनाव तो एक तरफा है, क्या लग रहा है? सपा जीत के जा रही है, एक तरफा जा रही है। पहली बार इस चुनाव में आप देखेंगे कि एक हरिजन का बेटा, कोयरी का बेटा, नुनिया का बेटा, लोहार का बेटा, कोहार का बेटा समाजवादी पार्टी के लिए घूम के वोट मांग रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, दवाई के मुद्दे पर। लेकिन सपा ने जो भी कैंडिडेट खड़े किए, अखिलेश यादव ने यादव कैंडिडेट सभी अपने घर के खड़े कर लिए और यहाँ भी वही उन्हीं के परिवार के हैं, कैसे दिखते हैं? इसमें क्या है, इसमें जनता जहाँ जनता की डिमांड है वो जाएगा, जनता जिसको जिताएगी, अगर कैंडिडेट हमारे यहाँ तो जीतेंगे वो जाएंगे। कोई और यादव नहीं खड़ा किया, इस वजह से काफी विरोध यादवों में देखने को मिल रहा है, कैसे बढ़िया समीकरण समाजवादी पार्टी ने दिया है अपने पीडीए के तहत, 12 कुर्मी, 5 कोयरी, इस तरह से पूरे सामाजिक समीकरण को उन्होंने बात दिया। इसमें इस पे विवाद किस बात का है, इस पे किसी बात का विवाद भाई 5 दिया कि सवाल उठते हैं तो हमने सोचा पूछ लिया जाए। तो मीडिया और बीजेपी के लोग उठाते हैं, जनता के बीच कहीं सवाल कोई आ रहा है क्या उठ के? जनता के बीच से कोई सवाल आ रहा है क्या इस बात पे? ये तो मीडिया उठाती है, बीजेपी के लोग उठाते हैं। नहीं, लगातार बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है, लगातार कई बार टारगेट भी किया। और इधर भी लोगों जाने क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ शुद्ध भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी का है। भाई साहब ने कहा कि सीधे रास्ता साफ हो गया समाजवादी पार्टी का, तो इसीलिए 6 लेंथ बना दिया गया कि लखनऊ के बाद आप सफाई चले जाएंगे, आपको रोक नहीं लगेगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप जीयनपुर में कोई घर ऐसा गरीब का नहीं बचा जो पक्का न हो जाए। और बात करने के लिए तमाम लोग करते हैं, बात करने की इच्छाएं सबके साथ है, वो अपनी इच्छा अपनी व्यक्त कर सकते हैं। अगर पार्टी हित से उठ के ऊपर देखा जाए तो गरीबों का सबसे ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। और सगड़ी की धरती यह गवार हमेशा देखी है भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार में। यहीं का लोकप्रिय विधायक दिन को होते हुए 9 बजे करीब उसकी हत्या हो गई और उसके पीछे एक लोहार समाज का लड़का मारा गया, एक बनिया समाज का लड़का मारा गया और एक ब्राह्मण समाज का लड़का मारा गया। और यही पर पुलिस प्रशासन ने मारी। उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और वह लखनऊ में बैठकर लोग बताते थे कि पूरे सगड़ी की तस्वीर देख रहे थे। अब सुलझ गया मसला जो था। अब जैसे जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था तो अपराधी हाथ उठाकर कहते हैं कि भैया आप जान बकस दो, हम चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे। इधर क्या कुछ माहौल कह रहा है, इधर लोग बड़े क्या लग रहा है चाचा, कैसा क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया माहौल है। किसका माहौल है? निरहुआ चुनाव जीत रहा है। निरहुआ जीत रहे हैं। 22 रिपीट होगा? नहीं 19 नहीं होगा? निरहुआ बताए तो हो जाएगा। लग रहा है कि 22 के बाद जब से निरहुआ आए हैं तब से काम किया गया है। हाँ, विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी समाज के निचले अंतिम पायदान पे जो खड़ा है उसकी भी वो करती है। और जोगी और मोदी की सरकार में। अच्छा, सगड़ी से विधायक मौजूद है हमारे साथ, उनसे कोई सवाल? ठीक है सवाल। नहीं कुछ सवाल नहीं, कोई सवाल। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे रहे। क्या लग रहा है भैया माहौल?
कि योगी सरकार ही बनेगी, तो मोदी सरकार बनेगी, क्योंकि हमें तो बहुत लाभ मिला है। वो हमारे भाई कोरोना में इस बार का 10-10 लाख प्रधानमंत्री फंड से मिला है उन बच्चों को, और उनको क्या नाम है कि आवासीय अटल विद्यालय में उनको एडमिशन मिला। और योगी सरकार 12,000 रुपये महीने का देती है हम लोगों को। हाँ, अब क्या चाहिए हमें? 12,000 रुपये महीने देती? जी, 3 बच्चे हैं, 4-4 हज़ार। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी लोगों से सवाल ले लेंगे, फिर आएंगे प्रतिनिधियों के पास। भैया क्या माहौल लग रहा है? इधर तो सब बीजेपी वाले बैठे हैं, कह रहे हैं कि मसला टाइट है यहाँ पर सभा का। मसला इस बार भाजपा का गड़बड़ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से जीत भी होगी। चलिए ठीक है। मनीष मिश्रा जी बीजेपी से मौजूद है हमारे साथ, कोई सवाल उनसे? नहीं, प्रमुख जी अच्छे हैं, काम अपना अच्छा ढंग से कर रहे हैं। प्रमुख जी कोई सवाल नहीं है। सरकार से सवाल? सरकार से वही बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का है। अच्छा, और क्या मसला है? बेरोजगारी है, महंगाई है, और किसानों का मुद्दा है कि जो ये खेतों में सांड जो है इतना नुकसान कर रहे हैं किसानों का, जो कि रात भर अगर किसान जागेगा तो दिन कर कैसे काम करेगा बताइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि नहीं होना चाहिए, सरकार इसे प्रतिबंधित करना चाहिए। और जो इनकी गौशालाएं बनी हैं उसमें इस स्तर से उसमें क्या नाम गौ माता को जो कहा जाता है कि पूजा किया जाता है, और उसमें देखा बिना पानी या भूसा के मर रहे हैं। ये क्या है सरकार की ये स्थितियां हैं? ठीक है मनीष मिश्रा जी, सवाल गंभीर है, क्योंकि देखा आपने सुना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा जरूर है। कोई निराशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने सुना एक हमारे साथी ने कहा, जब कोरोना काल आया तो बहुत से जो विपक्षी पार्टियां जो एनडी गठबंधन के नाम पे आज चुनाव लड़ रही हैं, अब सारी पार्टियां कोरोना काल में कहीं दिखी नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कमान संभालते हुए और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे गांव में चल के सबको सुरक्षा दिया, सम्मान दिया, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, और हर जगह अस्पताल से लेके सारी सुरक्षाएं दी। कोरोना काल में जितने लोग मरे, अभी एक साथी पीछे से बता रहा था, उन्हीं के परिवार को 12,000 रुपया, 3 बच्चे हैं, 4 हज़ार रुपया करके 12,000 रुपया महीने दिया जा रहा। अटल आवासीय विद्यालय आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में पहला आवासीय विद्यालय अगर किसी ने दिया तो आदरणीय योगी जी ने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है। सुहेल देव विश्वविद्यालय देने का काम किया। इसके पहले आजमगढ़ को ये विपक्षी दलों ने आतंक की नर्सरी का रूप में उन्होंने जेल बनाने का काम किया, जेल इस नाते बनाने का काम किया। यहाँ अपराधियों की नर्सरी थी, अपराधी पैदा किए जाते थे, गुंडे पैदा किए जाते थे। गुंडों को पैदा होने के बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार में आई उसके बाद गुंडों का सफाया किया, चाहे वह जेल में गए, चाहे वह जेल प्रदेश से बाहर गए, नहीं तो ऊपर चले गए। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई, हम पढ़ाई लिखाई। ठीक है वो सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बार धर्मेंद्र यादव का माहौल अच्छा है। इस बार उनके साथ वो जो बीएसपी के प्रत्याशी थे इस बार एमएलसी बना दिए गए, वो भी उनके साथ हैं। देखिए, प्रत्याशी कोई होता है, पार्टी कहीं विलीन नहीं होती है। और जहाँ हमारे एससी समाज के, बहुजन समाज के लोगों के सम्मान की बात थी, किसी को भूला नहीं है। वो बहन जी का वह दृश्य जिस दिन गेस्ट हाउस का कांड हुआ, उनका चीरहरण हुआ था। और इस देश के में उस समय दूसरी सरकारें थीं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए और समाजवादी को, गुंडों को खदेड़ के बाहर किया और बहन जी को बचाने का काम किया। हमारा अनुसूचित समाज, पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप किसी गांव में जाइए, अनाज के मामले में, राशन के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, किसानों का सम्मान निधि, इस आज़ादी के बाद से कभी किसानों को डायरेक्ट लाभ देने का काम नहीं किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी ने मंच से सच्चाई कहने का काम किया कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, गांव में 90 रुपया नहीं 10 रुपया पहुंचता है। और मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि 100 का 100 उस लाभार्थी के खाते में, गरीब के खाते में जाता है। यही एक साथी कह रहा था कि यह नगर पंचायत जीयनपुर है, आप पता कर लीजिए, 2,500 आवास किसी ने देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के ठीक है। सगड़ी से विधायक हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, कहीं ना कहीं इस बार मसला टाइट है, लग रहा है कि जो 19 वाला चुनाव है वो रिपीट नहीं हो पाएगा, कैसे लग रहा है? जैसा चश्मा लगाएगा उसको वही दिखेगा। सुना होगा बीजेपी से आपने भी? हमने सुना है, बिल्कुल सुना है। मोदी जी की बात अभी कर रहे थे। मोदी जी आज की डेट में एक गारंटी दे रहे हैं, देख रहे हो कि हर एक मंच से गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी की ओरिजिनल जो गारंटी है, मैं आपको 2-1 पॉइंट गिनाना चाहता हूँ।
हर खाते में 15 लाख रुपए का झूठा वादा, मोदी की गारंटी। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा, मोदी की गारंटी। किसानों की आय दुगनी करने का वादा, मोदी की गारंटी, झूठा वादा। किसानों के रास्ते में कील गाड़ देना, मोदी की गारंटी। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देना, मोदी की गारंटी। 700 यूरिया की बोरी 50 से 40 किलो कर देना, मोदी की गारंटी। अच्छा, किसानों ठीक है, किसानों का जो मसला था, अखिलेश यादव को चाहिए था कि बॉर्डर पहुंचे उनके साथ, किसानों के साथ। एक पॉइंट हमारा और सुन लीजिए। जो हमारी गौ माता जिनको हम लोग पूजते हैं, गौ माता के मांस के एक्सपोर्टर द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेना, ये मोदी की गारंटी। हर एक चुनाव में भारत पाकिस्तान करना और पाकिस्तान के कंपनी से चंदा लेना, ये है मोदी की गारंटी। और तो और जो कोविशील्ड हम लोगों को लगाई गई, उस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से मोटा चंदा लेना, ये है मोदी की गारंटी। अच्छा, कौन से मुद्दे पे? अच्छा, जीतते हुए कौन से मुद्दे पर? लास्ट पॉइंट, इनके नेता कह रहे हैं कि संविधान को हम खत्म कर देंगे, ये है मोदी की गारंटी। अच्छा, कौन से मुद्दों पर आजमगढ़ की जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, सबसे ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का। आपने देखा होगा कि 60 लाख पुलिस भर्ती, 60,000 की पुलिस भर्ती निकली थी, 60 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक एग्जाम देने में बच्चे इधर से उधर गए, 2000 का नुकसान हुआ होगा। 60 लाख में 2000 का गुणा करिए, कितना पैसा गरीबों से चूस ली सरकार ने, और एग्जाम जो है पेपर जो है लीक कर गया, एग्जाम फेल हो गया। चलिए ठीक है, राय साहब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से। राय साहब, खटाखट बहुत चल रहा है। खटाखट जो हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन के बढ़ते हुए कद को देखते हुए हो रहा है, और ये हम लोग 4 जून को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आजमगढ़ के मुद्दों क्या लग रहा है? आजमगढ़ के मुद्दे जो भी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं? जनता के बीच तो बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र का चुनाव है, ये जनता के लिए लोकतंत्र का चुनाव है, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसे धार्मिक मुद्दा बना दिया, क्षेत्रीय मुद्दा बना दिया है, बिरादरी का मुद्दा बना दिया। इन मुद्दों से आज के नौजवानों का पेट नहीं भरेगा। उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल है। चलिए ठीक है, जनता के बीच जाऊंगा। किसी का कोई सवाल? देखिए, प्रतिनिधि है, डेली नहीं मिलते हैं। किसी का कोई सवाल? किसी का? किधर बताइए, किससे सवाल है? भाजपा कंठ से पूछिए। मेरा सवाल है कि 2014 में मनमोहन सिंह के समय 20 करोड़ गरीब आबादी थी। इस समय जो मनमोहन सिंह के बाद जो है हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री रहा, क्या नाम है, मोदी जी कहते हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को जो है 500 रुपए का गरीब का राशन दे रहे हैं। कहाँ से गरीबी आ गई? ये भाजपा प्रवक्ता सीधा सवाल। ठीक है, और भी लोगों से किसी का सवाल? बिल्कुल। मेरा ये कहना है, आज हमारे आदरणीय विधायक जी भी दिख रहे हैं, कभी दिखते तो ऐसे नहीं हैं। कोई सौभाग्यशाली विधायक जी क्या सुनने में आ रहा है, आप दिखते नहीं है। आज सौभाग्यशाली हम हैं, हम विधायक जी को अपना देख रहे हैं। और रही चश्मे की बात, जो शांति हमारे अमन चैन हमारे इस आजमगढ़ जनपद में है, क्या समाजवादियों की सरकार में ये रहा करती थी? जो राशन प्रशासन आज हमको मिल रहा है, क्या ये समाजवादियों की सरकार में हमको मिला करती थी? सिवा गुंडई, छिनैती और अपराध के अलावा, जमीन पर कब्जा और पट्टा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता था। आजमगढ़ बाईपास पे हम लोग 6 बजे दिन डूबने के बाद इकट्ठा होते थे, तो 10-5 लोग मोटरसाइकिल। अच्छा, फिर भी पता नहीं क्या मसला है कि भैया 10 के 10 विधायक जो हैं वो सपा के ही हैं। एक फार्मूला चला था, YM फार्मूला, वो भी बता रहा हूँ, वो भी उसका जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। एक फार्मूला चला था, YM फार्मूला, आज तक MY आज तक विश्वविद्यालय नहीं दिया इन लोगों ने। केवल बंदूक का लाइसेंस, शराब का ठेका, पट्टिका, यही बच्चों को बरगला के रखे, कभी शिक्षा से वंचित किया। कभी यही सारी चीजें थी तो वोट काहे दे दिए समाजवादी पार्टी को? देखिए, हर आदमी को बरगलाया जाता है, एक अशिक्षा का भी बहुत प्रभाव होता है। अगर अशिक्षित रहेंगे लोग, अज्ञानी रहेंगे लोग, तो इनके पीछे घूमते रहेंगे। अब वो अज्ञानता के बीच से निकल रहे हैं। चलिए ठीक है, और किसी का कोई सवाल? किसी का सवाल बताइए। मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे विधायक जी हैं, इसके पहले भी हमारे सांसद रहे हैं। माननीय देखिए, 3 मुख्यमंत्री हमारे सांसद रहे हैं। एक बार हमारे मुलायम सिंह रहे, एक बार अखिलेश यादव रहे, और एक बार वो भी रहे हैं।
तो ये तीनों लोग यहाँ से सांसद रहे, लेकिन हमारे यहाँ आजमगढ़ में इन लोगों ने विकास के नाम पर सांसदीय के फंड से अभी तक कोई ऐसा काम जो कराया हो जो कि आजमगढ़ के लिए भविष्य के लिए सुरक्षित किया हो। 22 में निरहुआ के आने के बाद क्या हुआ? देखिए 22 में निरहुआ के आने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया, ठीक, विश्वविद्यालय तो इसके पहले भी आया था, लेकिन वो बलिया चला गया माननीय हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दौर में। फिर इसके बाद हम लोगों को निरहुआ जी के द्वारा, निरहुआ जी चूंकि अगर संगीत में रुचि रखते हैं तो उन्होंने संगीत विश्वविद्यालय बनवाया। और सबसे बड़ी बात कि हारने के बाद निरहुआ लोगों के बीच में उपस्थित रहे, लेकिन वहीं हमारे इस समय जो सांसद लड़ रहे हैं बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी, वो तब से अब तक नहीं दिखाई दिए, अब जाके दिखाई दे रहा। और बड़े भाई साहब ने बताया कि हमारे विधायक जी इस समय मतलब 1 साल इनका भी। ठीक है। और सवाल ले लेते हैं और जनता के बीच जाऊंगा और उसके बाद प्रतिनिधियों के पास जाऊंगा। बताइए। जैसा भैया ने कहा कि निरहुआ के आने में बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो वो तो कहते हैं बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मानते हैं, कहते हैं आप मोदी योगी जैसे बन जाइए बेरोजगारी होगी। ठीक है, और लोगों से हाँ बताइए क्या मसला है? पहली बात सर, जो आप बोल रहे थे कि मोदी की गारंटी, मोदी तो सर अपनी बीवी का गारंटी नहीं दे पाए, हमारी गारंटी कहाँ से देंगे? हमने कह रहे थे। और दूसरी बात, ये केवल हिंदू मुस्लिम लड़ने का काम करते हैं। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है तो ये चमारे भरे पासे कुर्मी धोबी नावी गड़रिया सब जात में बांट देते हैं। जब चुनाव आता है तो सारे लोग हिंदू जागो बोल करके सबको चुतिया बना। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए आप, आजमगढ़ जिले का संपूर्ण विकास किस पार्टी ने किया? लोगों से पूछिए, सपा ने किया है या भारतीय जनता पार्टी ने किया है? क्या लग रहा है आपको? अच्छा, इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में लेकर जाएंगे? हम लेकर जाएंगे विकास का मुद्दा, जो मुलायम सिंह यादव ने इस धरती को बिल्कुल विकास से पाट दिया है, और लोगों से पूछिए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? क्या किसी सवाल प्रतिनिधि डेली नहीं आते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि जो परिवर्तन हो। कौन परिवर्तन में आए? परिवर्तन में इंडिया गठबंधन अब की बार आवे, सरकार बनाए। अच्छा, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसकी सरकार। अच्छा, सरकार अगर बनती है मान लीजिए तो किसको चाहेंगे? ठीक है, सरकार अगर बनती है तो पीएम के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। चलिए ठीक है। तमाम नेता लोग हैं। इतना सुख शांति है जितना बीजेपी के राज में, उतना शांति तो कभी मिला नहीं। लोग बोलते हैं, भाई साहब लोग बोलते हैं कि नहीं इसकी सरकार बढ़िया थी। अब सबसे बढ़िया तो हमको बीजेपी लगती है। ठीक है, सपा क्यों नहीं? सपा में वही मार काट, इधर उधर चोरी छिनैती सब चलते हैं। अरे भैया दंगवा तो वही करते कराते थे, अब उनकी सरकार है तो इसलिए। ठीक है, और भी लोगों के पास में आऊंगा। ठीक है, आऊंगा उसके बाद। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार? जहाँ गुजरात से आए थे मोदी जी, फिर वही गुजरात चले जाएंगे 4 तारीख को। और हम लोग इसलिए प्रचार कर रहे हैं, घर घर वोट मांग रहे हैं कि 5 किलो आटा से पेट नहीं भरेगा। हर परिवार में जो गर्रा माटी करके 300 रुपया कमा के लेके आ रहा है और इलाहाबाद अपने लड़कों को कर्जा लेके भेज रहा है, और लड़कों की जब उम्र खत्म हो जाएगी तो मोदी का कहना है तुम आके पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचने से काम चलेगा? हम लोग युवाओं के मुद्दे बेहद गंभीर हो जाते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। जानेंगे क्या लग रहा है कि युवाओं के जो मुद्दे हैं वो सुलझे? बीजेपी के लोग एक बात कह रहे हैं हमेशा कि माफिया खत्म हो गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई। ब्रजेश सिंह सबसे बड़े माफिया हैं, ठीक है। ब्रिजभूषण सिंह पे बलात्कार का आरोप है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है? ये दो सिद्ध हो गए ब्रिजभूषण के खिलाफ, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है बताइए? कार्रवाई कोर्ट का मसला है। ये ना कोर्ट का मसला है, कोर्ट का मसला है तो कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट का मसला है। कोर्ट में मामला चल रहा है ना? हाँ, मामला चल रहा है तो क्यों नहीं फैसला आ रहा है, क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि वो बीजेपी में है। अरे कोर्ट पे तो देखिए सवाल नहीं उठा सकते। आपको क्या लगता है? ये कह रहे थे कि सपा ने कोई काम नहीं किया। ये बताइए, पीजीआई अखिलेश यादव बनवाए, रोडवेज अखिलेश यादव बनवाए। हाँ, ये बताइए कि इनके सरकार में 60,000 वैकेंसी पुलिस की आई थी, हम लोग इलाहाबाद तैयारी करते हैं। ये बताइए, जिस दिन हम लोग पेपर देने गए, पेपर अभी इधर दे रहे हैं, उधर पता चला कि बच्चों के हाथ में पेपर मिल गया। क्या सरकार है ये? सरकार चला रहे हैं। ठीक है। अब मैं जाऊंगा प्रतिनिधियों के पास। मनीष मिश्रा जी, मुद्दे गंभीर हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, जनता वोट करेगी तो ये मुद्दे दिमाग में जरूर आएंगे। क्या लग रहा है? जवान साथियों ने बेरोजगारी के मामले पे कहा, मैं आपसे बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, नौकरियां इन्होंने दिया, पुलिस की भर्ती किया,
लेकिन आजमगढ़ का नौजवान नहीं होता था। वह सैफई मैनपुरी से लिस्ट आती थी और लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां हो जाती थी। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उन्होंने एक भी नियुक्ति में कोई भ्रष्टाचार का अगर एक भी अगर दाना कहीं दिखा तो वह चाहे जेल में जाए, और उन नौकरियों को निरस्त करके स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने नौकरी देने का काम किया, शिक्षा विभाग में नौकरी देने का काम किया। आप चले जाइए, बिना जात धर्म मजहब पूछे सबको जो पेपर लीक का मसला बड़ा गंभीर है, कई आरोप लग गए आप पर इसी दौरान। पुरानी सरकारों में भ्रष्टाचारी जो सिंडिकेट बना के बैठे हुए लोग हैं, पारी पारी एक एक आदमी पकड़ा जा रहा है, उसको जेलों के सलाखों में किया जा रहा है। लेकिन रोकना चाहिए कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो रहे हैं। रुकेगा, योगी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि सारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार देने की गारंटी है, रोजगार भी देगी। हमने कहा मोदी जी की गारंटी, हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि गारंटी के बारे में बताया। हम गारंटी देते हैं 4 करोड़ आवास देने के लिए हमने गारंटी दिया था, फ्री राशन देने के लिए हमने गारंटी दिया था। और इस नगर पंचायत में लोगों ने कहा, आप किसी से पूछ लीजिए, आज इस नगर पंचायत में घूम के जो छत विहीन थे, पूर्ववर्ती सरकारें थी, 2500-3000 लोगों को अगर छत देने का काम किया। ठीक है। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। HN सिंह साहब, बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप जब मिश्रा जी बोल रहे थे, लेकिन उदासीनता लोगों के प्रति, लोगों में आपके प्रति भी है। कह रहे हैं कि विधायक जी देखने को नहीं मिलते। भाई साहब की बात बता दूं, पहले तब मनीष मिश्रा जी पे आएंगे। भाई साहब ने कहा कि विधायक तो हो गए, दिखते नहीं। हमने पहले भी कहा कि जो जैसा चश्मा लगाएगा वैसा दिखेगा। इसके पहले भी एक विधायक थी यहाँ से, लेकिन जब से मैं विधायक हुआ हूँ, उसके पहले वो चलती नहीं थी, लेकिन जब मैं विधायक हुआ, जब चलना शुरू किया तो हमको देख के वो चलना शुरू करी। बाढ़ आई थी, मैं थोड़ा सा प्रशासन हमारे ऊपर नाराज हुआ, मैं बिना जैकेट के बाढ़ में नाव से चल दिया। पता चला दूसरे दिन वो पूरा प्रशासन लगा के जैकेट वैकेट पहना के बाढ़ में घुमा रहा। तो हमें खुशी इस बात की है कि हमारे चलने से हमारा दूसरा प्रतिनिधि अगर चलने लगा समाज में, तो इससे बड़ी खुशी हमें नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, अभी भाई साहब ने, मनीष मिश्रा ने कहा कि 5 किलो राशन की गारंटी। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि 2 करोड़ हर साल नौकरी का मोदी जी का वादा था। 10 साल में वो 20 करोड़ नौकरी देते। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 100 करोड़ लोगों का पेट आसानी से भर सकता था। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं जो हैं वो वोटर जब वोट करने जाएगा वो दिमाग में जरूर आएंगे। जी हाँ, स्थानीय मुद्दे तो एक उदाहरण हमारे पास आया कि यहीं सगड़ी बगल में है, मतलब इससे आप जहाँ से विधायक हैं? नहीं, सगड़ी तो गांव है, गांव की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे माननीय निरहुआ जी गए थे, तो पब्लिक घेर ली कि हमारी ये पिच क्यों नहीं बनी। अब सोच सकते हैं इससे ओछी राजनीति क्या हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक ने कहा कि आप वादा करके गए थे ये सड़क बनवाने के लिए, बनी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये विधायक के द्वारा बननी है, हमारे द्वारा नहीं बन सकती, विधायक इसको बनवाएगा। अब इससे छोटी राजनीति क्या हो सकती है, आप बताइए। इससे एक चीज और जो हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत प्रहार करते हैं, जैसी बातें करते हैं, हर जगह करते हैं। लेकिन मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, मैं सर्जन हूँ। एक चल रही है आयुष्मान योजना, जो हमारे हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना हम लोग करते हैं, उसका लाभ पब्लिक को मिलता है। लेकिन CAG की रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको कि 1 नंबर 10 बार 9 है, उससे 1,39,000 अभ्यर्थी जुड़े। 1 नंबर जो है 7,49,820 अभ्यर्थी जुड़े। 1 नंबर है 10 बार 8 है, उससे 1,39,000 जुड़े। और 1 नंबर 9 के आगे 9 जीरो है, उससे 96,086 अभ्यर्थी जुड़े। टोटल यानी 9,84,866 अभ्यर्थी जुड़े 3 नंबरों से। और ये सारे मेजर ऑपरेशन है, बता दूं, कैंसरस ऑपरेशन, कैंसर की, और उसकी फीस निर्धारित है 1,20,000। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? 1,20,000 की इसमें गुणा करेंगे तो 11,008। ठीक है। अगले राउंड में राय साहब, क्या लग रहा है कि गठबंधन साथ है, क्या परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ, देख रहे हैं। 4 जून का इंतजार ना किया जाए। यहाँ पे भी लड़ाई एक तरफा है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं लगभग 1.5 लाख वोटों से, और गठबंधन पूरे देश में 4 जून को ऐसा परिणाम लाएगा, और जो बेरोजगार युवाओं की और इस देश के आवाम की मंशा है,
जो कि उम्मीद उन्होंने मोदी जी से किया था, आज वो राहुल जी की तरफ देख रहे हैं, गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भैया गठबंधन, अगर अमित शाह लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि गठबंधन जीत गया, कौन पीएम बनेगा? इसका तो फैसला हो जाएगा, गठबंधन के सभी साथी बैठेंगे, पीटीआई के साथी बैठेंगे और जिसको सर्वसम्मति से चुनेंगे उसको पीएम माना जाएगा। चलिए ठीक है, जनता के बीच जाएंगे, समझने की कोशिश। चाचा क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार का? माहौल बदलाव का है। बदलाव का है? हाँ। 22 वाला नहीं होगा? बदलेगा 22 वाला? ये एकदम बदलेगा। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। हर साल 5 लाख बीएड बीडीसी पैदा होते हैं और 7 साल पहले की वांट निकली है 2018 की। अब बताइए 18 से अब तक शिक्षक रिटायर नहीं हुए, वैकेंसी नहीं है खाली हुई, क्यों नहीं भर्ती कराई गई? स्कूल में बीएड बीटीसी करने वाले बैठ जाएंगे घर, स्कूल टूट जाएंगे, यह हाल है। अब इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? निरहुआ ने काम नहीं किया जी? निरहुआ ने काम नहीं किया? उसकी बात हमसे मत करिए। बता दीजिए। हम ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, न सुनना चाहता हूँ जो समाज को। हम तो पत्रकार, हम तो पूछेंगे ही ना। कर दें। हाँ, हम नहीं सुनेंगे। निरहुआ ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शादी नहीं किया, बच्चे नहीं पैदा किए, आप लोग भी मत करिए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, आएंगे। और भी लोगों से जानेंगे क्या लग रहा है भैया। बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। नौकरी है। 19 वाले में बदलाव होगा, 22 वाले में? 22 का ही बदलेगा। 22 का? हाँ, 22 का बदलेगा। चलिए ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव इस बार नहीं आया आजमगढ़। लग रहा है कि आजमगढ़ के, अरे 19 में तो यहीं से लड़े थे, कार्यक्रम यहीं से करके आज ही जा रहे हैं, आज ही कार्यक्रम किए। नहीं 19 में तो यहीं से लड़े थे और इस बार कन्नौज चुना उन्होंने। पूरा प्रदेश उनका है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी है, वो जहाँ से चाहे लड़े। ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब बोले कि बच्चों से गलतियां हो जा सकती है। इन्हीं के पार्टी गठबंधन में बिहार के हैं नीतीश कुमार हैं, इन्हीं की पार्टी के साथ सटे हुए हैं। वो तो उससे भी बुरा बोले। उनसे पूछिए नीतीश कुमार गलत बोलने वाले आदमी को अपने साथ ले लिए गया था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का। और देख लीजिए वहाँ जो है कहीं पे जो है वो हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, खुला ये हो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बताइए भैया, माइक के पीछे बोलना बहुत आसान है। आइए। हमारे प्रमुख जी बोले हैं कि आज तक जितनी भर्तियां आती थी पहले सब इटाया मनपेरी सैपाई में होता था। अरे हम तो कह रहे ठीक होता था। गोरखपुर योगी जी 7 साल से बैठे हुए हैं, गोरखपुर में नौकरी दे दिए होते, वो भी तो नहीं दिए। बड़ा आरोप दे दें गोरखपुर। क्या लग रहा है भैया? हमको क्या लगेगा, बस ये भ्रष्ट सरकार किसी तरीके से खत्म हो जाए, बस यही से। आजमगढ़ में क्या है? आजमगढ़ में 1.5 लाख से ऊपर है। कौन? निरहुआ? अखिलेश यादव। निरहुआ की तो जमानत बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। निरहुआ जमानत बचा रहे बस। चलिए ठीक है, अब मैं जाऊंगा इधर लोगों से पूछूंगा। जी बताएं, क्या लग रहा है भैया इस बार? जानना चाह रहे हैं, पूछिए। देखिए क्या मुद्दे हैं, क्या स्थानीय मुद्दों पे तो मैं बहुत बातें करूंगा। मैं जवाब दूंगा विधायक जी का। विधायक जी ने कहा कि 15 लाख रुपए खाते में आगे जोड़ने नहीं आता है विधायक जी को, मैं जोड़वा रहा हूँ। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, आप किसान है तो आपके खाते में आती है कि नहीं आती है? 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपया आपके खाते में आया कि नहीं आया? 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास का दिया गया कि नहीं दिया गया? आप जोड़ के बताइए। आप 15 लाख रुपए आप कैश बरामद करना चाह रहे हैं, 15 लाख रुपए आप मांगना चाह रहे हैं, आप उसको जोड़ना शुरू करिए। आप कैसी बातें करते हैं? आपके पॉकेट में पैसा डाल दिया जाएगा जो ब्लैक मनी था, तभी आप खुश होंगे। हर किसानों की बिजली माफ कर दी गई। बोलिए पैसा बचा कि नहीं बचा? आप कैसे भूल जाते हैं? आप भूल कैसे सकते हैं?
अकेले जीवनपुर में 2000 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। अकेले जीवनपुर में 2.5 लाख रुपए दे करके प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। ठीक है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। अच्छा ठीक है सुनिए विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। रही बात मैं और बात मेरे सवाल सुन लीजिए। विधायक जी के काम से कितने खुश हैं? 22 में विधायक बने होंगे। विधायक जी के काम। विधायक जी सुनिए, विधायक जी सुनिए, अपना रिपोर्ट कार्ड लीजिए। विधायक जी मैं बता रहा हूँ, विधायक जी नहीं विधायक जी समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति के वशीभूत होकर के उनकी फूट की वजह से एक बाहर के आए हुए प्रत्याशी हैं। वो जीवनपुर या सगड़ी विधानसभा से जुड़े हुए ही नहीं है। वो आते हैं, पिकनिक मना करके चले जाते हैं। वो आते हैं, कहीं भौरी चोखा खा के चले जाते हैं, किसी के दुख दर्द में। ठीक है और लोग जानेंगे। ठीक है मुद्दे गंभीर है भैया, मुद्दे गंभीर है। विधायक जी आऊंगा, रिपोर्ट कार्ड सुना आपने अभी? ठीक है क्या लग रहा है भैया, बड़े नाराज हैं लोग विधायक जी से? विधायक जी के पास तो हम लोग गए तो एक थोड़ा सा चक्रोड़ था, वो बनवाने के हाँ बन जाएगा 3 साल हो गया, अभी तक वो वापिस आए ही नहीं देखने के लिए। बरौली ग्राम सभा। तो आपका सांसद था, सांसद के पास चले जाते? अरे सांसद तो 1.5 साल से हुआ है, अभी 1.5 साल है, 2 साल में कितना? 22 में विधानसभा चुनाव हुआ, 22 में लोकसभा उपचुनाव हुआ। अरे तो पहले तो वो जीते थे अखिलेश ना, हाँ तो कभी नहीं आए थे। 5 साल नहीं रहुआ था क्या सांसद? इसके पहले तो सांसद भाजपा सपा के ही न थे। ये विधायक जी तो भाई साहब हमको इनको देखे नहीं हैं, जब से ये जीत के गए हैं हम आज तक देखे नहीं, आज देख रहे हैं इनको। हाँ अब ये बोले कि नहीं हम इनको ये आके गांव घूम के हम व्यवस्था देखते हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है अब मैं प्रतिनिधियों के पास जाऊंगा। विधायक जी बड़े नाराज हैं आपके लोग, क्या निकलते नहीं है फील्ड में? हमारे तो नाराज नहीं है, जिनके आंखों पे भाजपा की पट्टियां बंधी हैं वो नाराज है। दूसरी चीज, भाई साहब ने कहा कि बाहरी आकर के यहाँ से चुनाव लड़के जीत गए। पिछले 25 सालों से माननीय दारा सिंह चौहान, माननीय फागू चौहान यहाँ से जाके मऊ में राजनीति कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा बाहरी। क्यों आपको पेट में दर्द हो रही है? क्योंकि वो भाजपाई हैं, जाके वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बाहरी तो हुए नहीं। अरे पेशेंस रखिए, बाहरी भीतरी कोई नहीं होता। निरहुआ एक मिनट निरहुआ यहीं पैदा हुए हैं क्या? आजमगढ़ में। और एक भाई साहब ये कह रहे थे, सामने वाले भाई साहब कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी, उनको यही नहीं पता है कि निरहुआ के आने के पहले। ठीक है आऊंगा। हाँ यही पैदा हुए नहीं, जैसे वह कहें कि क्या वो यहाँ पैदा हुए हैं, तो धर्मेंद्र यादव यहीं पैदा हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए, यही उनका जवाब था। पूछिए इनसे। ये भैया को मेरे विधायक जी बोले हैं चश्मा इसलिए लगा कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो भैया मुद्दा उठाए हैं कि हमने विधायक को कभी जीत के गए, कभी देखा नहीं, और स्प्रिंग मना के चले जाते हैं। मैंने पहला ऐसा विधायक देखा चुनाव जीतने के बाद। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जो हर ग्राम सभा में बोर्ड लग रहा है 300 मीटर 400 मीटर इंटरलॉकिंग आरसीसी। सुनिए, दूसरा मैं बोल रहा हूँ और जनता के नहीं, अभी काम स्टार्ट हुआ है। एक सीरियल से कराया जा रहा है। हरैया भी ब्लॉक में हो रहा है, अजमतगढ़ भी ब्लॉक में हो रहा है। बात सुनिए। हेलो। और ये जो देखिए, मुलायम सिंह ऐसा आजमगढ़ को बना दिया है और कोई हक वोट का नहीं। समाजवादियों ने ही यहाँ पे विकास किया, बीजेपी का यहाँ एक ही ऐसा विधायक अब तक सगड़ी में कोई नहीं पैदा हुआ जितना मेरा विधायक करते हैं। किसी का निमंत्रण नहीं छोड़ते हैं। ब्लॉक प्रमुख संजय पटेल और माननीय विधायक जी रात दिन विधानसभा में चलते हैं, और जिनको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो तो झूठे बोले। बीजेपी को आप दूसरे भी खड़े हैं। बीजेपी को झूठ बोलने की आदत हो गई है, समझ गए? वो अपने मान से नहीं आएगी। बीजेपी में एक चीज जरूर है, अगर समाजवादी पार्टी से अब बीजेपी का कोई भी आदमी है अगर समाजवादी में बैठ आ गया
तो सबसे बड़ा गुंडा हो गया। अगर इधर से उधर चला गया तो एकदम साफ हो गया। एक फाइनल कमेंट लूंगा मैं प्रतिनिधि से और उसके बाद समय का थोड़ा सा अभाव है। क्या लग रहा है भैया, बड़ा उदासीनता लोगों में देखने को मिल रही है। हमने आजमगढ़ में विकास का काम किया। अब 450 ग्रामीण सड़कों को चौड़ीकरण मरम्मत काम इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार निरहुआ ने काम देने के काम। और गरीब परिवारों को डायरेक्ट आयुष्मान लग रहा है क्या 2 साल जो निरहुआ को मिले कम है विकास करने के लिए? विकास करने के 2 साल में उसने 50 साल का काम करने का काम किया। 12 करोड़ रुपया उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से, जो बड़े बड़े पेशेंट थे, इसी में 12 करोड़ रुपया लिखित ऑन रिकॉर्ड है, फर्जी वादा वाला नहीं है, गारंटी वाला है। वह मुख्यमंत्री राहत कोष से 12 करोड़ रुपया देने का काम किए। हम यही बिलरियागंज से रौना पर जो इस विधानसभा की मुख्य मार्ग थी, जहां लगभग 10 वर्ष से यहाँ के लोग मांग करते रहे, नहीं बना। निरहुआ जब सांसद हुआ तो वह रास्ता आज बन के चमचमाते हुए चला गया। ऐसे बहुत से रोडों का विकास करने का काम किया। हमारा रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सांसद होने के बाद, आजादी के बाद से बहुत से लोग सांसद हुए। 1.5 वर्षों में निरहुआ ने जो बड़ा काम किया, गोरखपुर से लेके बनारस तक आजमगढ़ होते हुए नई रेल लाइन का स्वीकृति कराने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया, इतिहास में पहली बार। सुनिए, दूसरा यह है, हमारा रेलवे स्टेशन आजमगढ़ का उच्चीकरण करने का काम अगर किसी ने किया तो निरहुआ सांसद ने कराने का काम किया। दूसरी चीज है कि हम विकास के मुद्दे पे दिव्यांग जनों को, हम तो भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने वाली है। हम दिव्यांग से लेके जो गांव में गरीब जनता रहती है उसकी चिंता करते हैं, हम पेंशन की चिंता करते हैं। हम उन गरीब परिवारों को जिनकी विवाह नहीं होता, मुख्यमंत्री ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है। विधायक जी, बड़ा अभाव देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, देखा जाए। हाँ, क्या लग रहा है भैया, अगला मामला 27 वाला आपका भी टाइट ना हो जाए? नहीं, हमारे मिश्रा जी हमारे परम मित्र हैं। मिश्रा जी से ये उम्मीद नहीं थी कि मिश्रा जी भी झूठ बोलेंगे। सदन में सुनिए, सदन में हमने ये जो रौना पार बिलरिया मार्ग है, सदन में हमने उठाया। 4 से 6 बार मंत्री जी से हमने मिला। उसके गवाह हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह, वो लिवा के हमको कहे कि ये सड़क जरूर पास कर दो यार। सड़क पास हमने कराई, निरहुआ अपने नाम से कर रहे हैं। एक मिनट आप शिलान्यास करेंगे तो उद्घाटन किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। नहीं, शिलान्यास की बात नहीं है, सड़क लाने की बात अभी चल रही है। शिलान्यास की बात छोड़ दीजिए, सड़क मैं लाया हूँ, निरहुआ अपना पेट तपा रहे हैं। दूसरी चीज, आपने 12 करोड़ की बात करी। 2 साल उनको हुए, 2 साल हमको हुए। हमने भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ का अब तक देने का वो काम किया है। 11 करोड़ों को भाजपा की सरकार ने देने का नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, वो मुख्यमंत्री आपके नाम से नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी होगा। भाजपा ने अगर 12 करोड़ ठीक, आऊंगा, ठीक है, आऊंगा। क्या लग ठीक है विधायक जी, ठीक है विधायक जी, ठीक है। क्या लग रहा है भैया, क्या मिलके इस बार जो बीजेपी ने 2022 में जो आप किला ढा दिया था, एक तरीके से कहा जाए, क्या मिलके काम किया जाएगा? देखिए, जब आप पिछले चुनाव की बात करते हैं, उस समय देश मोदी के झूठ के भ्रम में फंसा हुआ था, लेकिन लगातार उनके झूठ बोलने की प्रक्रिया रुकी नहीं और पर्दा दर पर्दा खुलता गया। आज सभी लोग जान गए कि ये प्रधानमंत्री से ज्यादा कहीं रंग मंच पे काम करेंगे, क्योंकि जगह जगह ड्रेस बदलना, जगह जगह भाषा बदलना, जगह जगह क्षेत्रवाद करना, हिंदू मुस्लिम करना, तुष्टीकरण करना, ये रंग रूप बदलकर देश को भ्रमित करना, ये सारे लोग जान गए हैं कि मोदी जी का चाल चरित्र क्या है। चलिए ठीक है, देखिए आजमगढ़ की जनता की अगर बात की जाए तो ये अपना सांसद चुनने जा रही है, लेकिन अब 4 जून को नतीजे बताएंगे कि आखिर आजमगढ़ की जनता के अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं। क्या दिनेश लाल यादव एक बार फिर से संसद जाएंगे आजमगढ़ से, या इस बार आजमगढ़ की जनता ने परिवर्तन को चुना है। भारत समाचार का काफिला लगातार जारी है। कल फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।